हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत सरवैया आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो बात की थी कि रिटेल इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक में पैसे डालने चाहिए और कौन से स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों से एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या हमको, यदि हमारी होम लोन चल रही है तो ऐसे केस में हमको, यदि सैलरी बढ़े तो होम लोन का ईएमआई बढ़ाना चाहिए या एसआईपी बढ़ाना चाहिए। तो ये एक सबके माइंड में ये एक डाउट होता है। तो हम ये दो क्वेश्चन के ऊपर आज फिर से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हम चाहते हैं कि लास्ट वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो बताया था कि ये ग्रुप के ये जितने भी स्टॉक्स है उसमें आप क्या कर सकते हो और उसमें आप सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट मुनाफा किया होगा। आई होप आपने 1 2 3 या तो 30, जब भी आपकी लास्ट डेट थी तब आपने आपकी जो मैंने बताया था सैलरी या तो जो भी इनकम आई थी तब आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने वो सारे स्टॉक्स में एक बेहतरीन मुनाफा कमाया होगा। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वही स्टॉक्स में जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वही स्टॉक्स में अब लोगों की लेने के लिए दौड़ धाम बची है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपर सर्किट पे है या तो रोजाना अपर सर्किट को छू रहा है। तो ऐसे में हमको बेच देना चाहिए, हमको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको हमारे निवेश किए हुए पैसे से रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, हम इसमें लॉन्ग स्टे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोन चुकाने का जो मैटर है वो फंसा है, डेबिट है ज़्यादा। यदि किसी कंपनी ने, किसी व्यक्ति ने यदि कर्ज लिया है तो उसके ऊपर एक दबाव रहता है कर्ज चुकाने का, ईएमआई चुकाने का। जो भी आपने बिजनेस लोन लिए है, टर्म लोन लिए है, तो उनका जो भी ईएमआई आ रहा है उसको चुकाने के लिए आपके पास एक चुनौती होती है, चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना हो। अभी हम दो ग्रुप्स की जो बात सुन रहे हैं वो यही कर्ज की मैटर में ही फंसे हैं। अभी अभी हमने दूसरा जो एक बड़ा ग्रुप था उसके बारे में भी सुना, उसकी दूसरी कंपनी जो यूके में है वो भी कर्ज से डूबी हुई है, वो भी सुना। उसके हम लगातार न्यूज़ भी सुनते आ रहे हैं। मैं कॉन्टेक्स्ट में वो कोई भी स्क्रिप्ट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी सेबी भी ये सारी चीज़ों में बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई है कि कोई भी कैसे भी ये सारी चीज़ें मीडिया में या तो कहीं कहीं हम देखते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर को उसमें पैसे डालने के लिए 10 बार सोचना चाहिए। इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स में पैसे डालें जिसमें डेबिट कम हो, प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा हो, प्रमोटर डिविडेंड हर बार चुकाता हो, और जो भी उसकी कंपनी की जो रेप्यूटेशन है, जो ग्रुप रेप्यूटेशन है, वो बेहतरीन हो। मतलब इंडिया में इंटरनेशनली अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो कंपनी की रेप्यूटेशन, तो आपको कभी स्टॉक्स यदि डाउन भी मिलता है तो टाइम बिन थोड़े टाइम के बाद वो धीरे 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 करके अपना टारगेट को अचीव कर लेगा। और जो स्टॉक्स, जो कंपनियां, जो बड़े ग्रुप्स लोन के चक्कर में पड़े हैं, डेब्ट्स में पड़े हैं, जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स में यदि इन्वेस्ट किया तो उसमें आपके पैसे लॉन्ग टाइम तक फंसे रहेंगे। ऐसे हमने बार बार देखा है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली भी बड़े बड़े ग्रुप जो डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे, जिसका कर्ज का मैटर आया तो भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसे डाल रहे थे और बाद में वो जीरो हो गया। तो मेरा एक ही आप सबसे नम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक्स में पैसे डालो, यदि उसमें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो तो आप किसी की भी नहीं सुने, तुरंत ही प्रॉफिट बुक करें, पैसे ले और अपना जो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें पैसे को आगे काम पे लगाइए। और ज़्यादातर पैसे आप एक ही जगह मत रखिए। आज के टाइम पे आपको पता है कि आप गोल्ड बाइंग भी कर सकते हो। गोल्ड बाइंग में भी आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन अच्छी वेबसाइट्स है, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा, उसमें अच्छी रिफाइनरीज का स्टैंडर्ड गोल्ड आपको घर पे डिलीवरी होता है। दूसरा,
बीएसई और एनएसई खासकर लास्ट टाइम मेरे ध्यान पे आया था, 31 अक्टूबर को बीएसई ने स्टार्ट किया था कि आप गोल्ड डायरेक्टली बाय कर सकते हो और डिपॉजिटरी में डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो आपको पता है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड की वैल्यू बढ़ने ही वाली है और ये सोना सोना है। तो इस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, अच्छी तरह से ऐसे रखना है कि सारी चीजें एक साथ कोलैप्स ना हो जाए। मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल आपने जगह पे ऐसे इन्वेस्ट किया हो तो आपके पोर्टफोलियो कभी ना कभी अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। चाहे कितना भी खराब माहौल क्यों ना हो, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही होगा। अब मैं बात आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि मेरी सैलरी तो बड़ी है, तो मैं क्या अपना जो एक्सेस ऑफ अमाउंट है उसका एसआईपी करूं या लोन का ईएमआई बढ़ाऊं। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस बोलो या तो फिर एक्सपीरियंस बोलो, इससे मैं ज़रूर से कह सकता हूँ कि आप पहले अपना जो भी कर्ज है उस पर फोकस करिए रादर देन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने लोन लेके रखी है कोई भी बैंक से, तो वो क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको भी पता है, उसमें हमको नहीं जाना है। मार्केट का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न फ्लक्चुएट है, फिक्स नहीं है, और वहाँ पे ईएमआई और उसकी लोन की अमाउंट फिक्स है और वहाँ पे आपको चुकाने की जो अमाउंट है वो भी फिक्स है। तो आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। बड़े बड़े ग्रुप अपने होल्डिंग बेच के भी लोन के ईएमआई चुकाने के लिए मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं, दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी एफपीओ लेके आते हैं, दूसरे तीसरे तरीके से मार्केट में पैसे उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लोन चुकाने का जिम्मा है। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि हमारे ऊपर लोन का चक्कर चल रहा हो और आप एसआईपी में पैसे डाल रहे हो। मैं तो ये कहता हूं कि आपका एसआईपी का रिटर्न यदि लोन के इंटरेस्ट से कम हो तो आपको तुरंत ही वो पैसे एसआईपी से उठा के लोन भर देना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं एसआईपी करती रहनी चाहिए। हाँ, मैं बोलता हूं एसआईपी सही है, एसआईपी ऑलवेज करना चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म अच्छा ही रिटर्न देती है, लेकिन एक बार कर्ज में से निकलने के बाद। क्यों? क्योंकि आपका कर्ज वहां चालू रहेगा और आप यहाँ पे जो निवेश कर रहे हैं शायद पता नहीं होगा आपको कौन सा जो स्टॉक्स दिया गया है, जो एसआईपी की स्कीम दी गई है वो क्या रिटर्न देगी, उसमें जो देने वाला है उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट मार्जिन है। आजकल आपको पता है कि अभी तो ये सारी चीजें सेबी आने की वजह से कम हो गई। पहले तो ऐसी ऐसी स्कीम लोगों को थपा दी जाती थी जिससे बहुत घाटा होता था। तो आज के टाइम पे ये चीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोग इतने जागरूक है। सेबी ने ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि आप इतने परसेंट ही कॉस्ट बुक कर सकते हो कैपिटल मैनेज करने के लिए। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, काफी सारी अभी एप्स आई है कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमको आउट ऑफ इंडिया भी यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज है। मैं बार बार ये सबको बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक ओपिनियन है कि जहां पे स्टेच्यूटरी कंप्लायंस नहीं है और हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी स्टेच्यूटरी कंप्लायंस लागू नहीं होती है, वहां निवेश नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी एक ग्रुप के साथ ये सारी चीजें हुई, उसके बाद भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और स्पेसिफिकली एक कमिटी बनी और वो इन्वेस्टर के हक में, निवेशकों के हक में कुछ न कुछ अच्छी चीजें करके लाएंगे क्योंकि एक स्टेच्यूटरी कंप्लायंस है। अब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, थर्ड पार्टी ऐप होगी, वो ऐप के थ्रू आप यूएस में ट्रेड लगाएंगे। दूसरी कि आपको लगता होगा कि हम अभी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर वहाँ के जो भी अच्छी कंपनियां है उसके शेयर्स में लगाएंगे तो हमको अच्छा रिटर्न देगी और वो पैसे हम वापस जब रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो और अच्छा मुनाफा होगा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि शायद उसकी गवर्नमेंट ने वहां पे कोई टैक्स कंप्लायंस या तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला
तो हमारे जैसे छोटे निवेशकों के लिए वो पैसे फंसना तय है। और आपको पता होगा कि ऐसी चीजें बार बार होती रहती है और हम देखते रहते हैं, फिर बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहता, वो कच्ची चिट्ठियां ही रहती है। ना तो हम कहीं बोल सकते हैं, ना हम कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ की स्टेट्यूटरी कंप्लाइंस तो उसमें एलिजिबल नहीं होती है। तो हमारे देश में ही हम निवेश करें। सेबी है जो निवेशकों के हित में काम करती है। तो जो भी स्कीम, बहुत सारी लोभावनीय स्कीमें आती है कि एक दिन में इतने रिटर्न छूटता है, इतने महीने में हम डबल करके देते हैं, आप इसमें डालेंगे तो हम इतने परसेंटेज ऑफ रिटर्न देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक फंसाने वाली होती है। मेरे पास भी ऐसी सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं उसको स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ। जहाँ पे स्टेच्यूटरी कंप्लाइंस नहीं है वहाँ पे नहीं एंटरटेनमेंट करूँगा। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कि जो फॉरेन में ट्रेड है, कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, चाहे इंट्राडे ले रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन ले रहे हो, तो हमारे यहाँ पे भी एक एप्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी लास्ट फ्राइडे को ही 10 लाख ट्रेड एक ही दिन में ख़त्म किया, एम स्टॉक। शुरू शुरू में मैं इसलिए वीडियो में ये चीज़ नहीं बता रहा था क्योंकि उसका अपग्रेडेशन वर्जन लाने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी उसका अपग्रेड हो गया है और प्लेटफॉर्म अच्छा बन गया है। और इसमें ज़ीरो आपको वन टाइम पे कर देना है, फिर एवरी टाइम आपको जैसे ऑप्शन के लॉट लेते हो या बेचते हो तो जो चार्ज लगता है, किसी में 50 रुपये, किसी में 25 रुपये, किसी में 10 रुपये, तो यहाँ पे नील है। सिर्फ आपको एक्सचेंज के चार्जेस और उसके ऊपर का सर्विस टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, जो नॉमिनल अमाउंट है वही पे करना है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। वन टाइम उनका जो चार्जेस है, ब्रोकरेज अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जो 2400 से 2500 के बीच में वन टाइम आपको पे करना है, जिससे आपको ये सारे बेनिफिट्स लाइफ टाइम मिलते रहते हैं। जो एम स्टॉक्स में आपको अकाउंट खुलवाना है तो मेरी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, उसके थ्रू आप ओपन करवा सकते हो। उससे आपको जो भी कैशबैक बेनिफिट होगा वो भी मिलेगा। साथ में आपको पता चलेगा कि डे बाय डे जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिससे स्टार्टअप्स जो दूसरी कंट्रीज में, यूएसए, यूके, वहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया में अब धीरे धीरे आने लगी है। तो वो बेहतरीन चीज़ें हैं जिसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम अभी जो स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू काम कर रहे हैं वो भी सेबी से रजिस्टर है, सीडीएसएल या एनएसडीएल, वो डिपॉजिटरी में आपका जो शेयर जमा रहता है वही चीज़ इसमें भी रहती है। तो हाँ, एक चीज़ है कि पहले थोड़ा स्पीड का और ट्रेड का इश्यू था, अब धीरे धीरे रिजोल्व हो गया है। और आपको भी पता है कि कोई भी स्टार्टअप इनिशियली जो एक फेज होता है उससे बाहर निकल के फिर वो धीरे धीरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की ओर बढ़ता है। तो शुरू शुरू में मैंने भी अभी 1 महीने पहले खुलवाया था, तो फर्स्ट 5 to 10 days आई एम वरी अबाउट दिस, देन आफ्टर आई एम रियलाइज कि नाउ एप्लीकेशन इज अपग्रेड एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। तो आप एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसमें आपका जो ओवरऑल ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बच जाएगा, तो आप ज़्यादा निवेश कर सकते हो। और आपको ऐसी कोई भी चीज़ें हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आप ऐसी द्विधा में हो, स्टॉक्स रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक टेक्निकल रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। मैं आपको अच्छी तौर से आपको सेटिस्फैक्ट्री बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।